हेलो एवरीवन, बीएनडी परिवार में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, आज का ये वीडियो आरएनए पर होने वाला है। आरएनए वर्ल्ड पे बात करेंगे, आरएनए के टाइप्स के बारे में बात करेंगे कि आरएनए वर्ल्ड क्या है। देखिए, आरएनए वर्ल्ड समझने के लिए हमें आरएनए के सभी प्रकारों को समझना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ ये कि कल तक हमने डीएनए पढ़ा है और इसके काफ़ी पॉइंट्स के बारे में हमने दिमाग में ये चीज़ को क्लियर कर लिया है कि आरएनए किस संदर्भ में हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। मैंने कल भी बात की थी आपके लिए कि देखिए, आरएनए आनुवंशिक सूचनाओं के स्थानांतरण के लिए बेहतर है, लेकिन एज ए जेनेटिक मटेरियल डीएनए को महत्ता दी जाती है या इंपॉर्टेंस दी जाती है, प्राथमिकता दी जाती है। अब आरएनए वर्ल्ड की बात करें तो सबसे पहले बात आती है कि आरएनए की खोज किसने की थी। देखिए, खोज के बारे में देखते हैं तो हमें दो नाम देखने को मिलते हैं, फ्रैंकलिन एंड कोनार्ट एवं कोनार्ट। फ्रैंकलिन एवं कोनार्ट, इन दोनों ने किसे खोजा था? आरएनए को खोजा था। और कौन सा था वो था जीनोमिक आरएनए। कौन सा था बच्चों? जीनोमिक आरएनए, पहली बात। ठीक, दूसरा बिंदु देखते हैं, आरएनए जो होता है वो कहां पाया जाता है। तो देखिए, आरएनए कोशिका द्रव्य में, कोशिका द्रव्य और कहां मिलता है? राइबोसोम, राइबोसोम में पाया जाता है, इसके अलावा अगर हम चेक करें तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी मिलता है। यहां पर ये स्वतंत्र रूप से मिलता है। कोशिका द्रव्य में पाया जाने वाला आरएनए स्वतंत्र होता है। और नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरित लवक में भी आरएनए पाया जाता है। आरएनए पाया जाता है। ये देखिए, अब इसके अलावा हम और क्या देखना चाहते हैं? अब हम ये देखना चाहते हैं कि आरएनए के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, आरएनए के घटक क्या होते हैं। हालांकि इसके बारे में हम पहले कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, या मैं कहूं कि न्यूक्लिक अम्ल के घटक जब हमने पढ़े थे तब हमने इसके बारे में देख लिया था। फिर भी एक छोटा सा क्विक रिव्यू करते हैं कि ये क्या है। देखिए, आरएनए के घटक देखते हैं। आरएनए के घटक, आरएनए के घटक अगर हम चेक करें तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो कौन है? सबसे पहले हमारे पास पेंटोज शुगर। कौन है बच्चों? पेंटोज शुगर। और इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, पहले इसके स्ट्रक्चर तक देख चुके हैं। और हमें ये भी पता है कि पेंटोज शुगर जो होती है आरएनए वाली, वो कौन सी होती है? राइबोस शुगर। वो कौन सी होती है बच्चों? राइबोस शुगर। और हमें ये भी पता है कि इस पेंटोज शुगर राइबोस शुगर के सेकंड कार्बन पर हाइड्रोक्सिल OH पाया जाता है। इसमें सेकंड कार्बन पर OH हाइड्रोक्सिल पाया जाता है। और अगर इसी में से केवल ऑक्सीजन को हटा दिया जाए तो हमें पता है ये डीऑक्सीराइबोज हो जाएगी। ऐसा हम पढ़ चुके हैं। दूसरा अगर घटक देखें तो दूसरा घटक आता है फॉस्फोरिक एसिड। देखिए, अगर आपको डिटेल देखना हो तो न्यूक्लिक अम्ल का एक टॉपिक है, एक वीडियो है, उसमें जाकर डिटेल देख सकते हैं। फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फोरिक अम्ल। और तीसरा जो आता है वो आता है नाइट्रोजन बेस। ये इसके घटक हैं। नाइट्रोजन क्षार, और नाइट्रोजन क्षार जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, ऐसा हम पढ़ चुके हैं। कौन कौन से? एक पिरिमिडिन और एक प्यूरिन।
एक कौन से, प्यूरिन। और हमने इनके बारे में भी पढ़ा था कि प्यूरिन कौन होता है, एडेनिन और ग्वानिन, वो दोनों तो क्या होते हैं, समान। एडेनिन जिसे ए से डिनोट किया जाता है, और दूसरा ग्वानिन जिसे कैपिटल जी से डिनोट किया जाता है, ठीक है। और पिरिमिडिन, वही आपको याद होगा कि हमने एक टैगलाइन बोली थी, पिरिमिडिन की बज गई सीटी। तो पिरिमिडिन की बज गई सीटी, लेकिन हम आरएनए पढ़ रहे हैं और हमने ये भी पढ़ा था कि आरएनए में थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल आ जाता है। तो यहाँ पर कौन आएगा, पिरिमिडिन दो हैं, कौन है, पहला साइटोसिन, जिसे सी से डिनोट किया जाता है, और दूसरा थाइमिन, जो थाइमिन आरएनए के कारण नहीं होगा, यहां पर कौन होगा, यूरेसिल, जिसे यू से, कैपिटल यू से डिनोट किया जाता है। तो ये क्या हो गए, ये आरएनए के कंपोनेंट्स हो गए, ये आरएनए के घटक हो गए। कि आरएनए के घटक या आरएनए किन किन से मिलकर बना होता है, तो हमें पता है पेंटोस शुगर, जिसमें राइबोस शर्करा होती है, और दूसरा देखें तो फॉस्फोरिक एसिड, और तीसरा अगर हम देखते हैं तो नाइट्रोजन बेस या नाइट्रोजन क्षार हैं, जो पिरिमिडिन है और प्यूरिन है। आपको बस इतना सा याद रखना है कि पिरिमिडिन में थाइमिन के स्थान पर कौन आ जाता है, यूरेसिल, और यूरेसिल होने से आरएनए को अधिक स्थायित्व प्रदान होता है, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। आगे देखते हैं, अगर आगे हम बात करें तो आगे हमारा बिंदु आता है आरएनए के प्रकार कितने हैं, आरएनए के प्रकार कितने होते हैं। तो देखिए आरएनए के प्रकार देखते हैं। आरएनए के प्रकार, आरएनए के प्रकार देखें तो हमारे पास दो प्रकार सामने आते हैं। पहला प्रकार जिसे हम जेनेटिक आरएनए कह सकते हैं। जेनेटिक आरएनए कहां मिलता है, ऐसा आरएनए जो आनुवंशिक पदार्थ की तरह कार्य करता है, अर्थात सूचनाओं को एक पीढ़ी से लेकर दूसरी पीढ़ी में लेकर जाता है, उसे क्या कहेंगे, उसे जेनेटिक आरएनए या आनुवंशिक आरएनए कहेंगे। अर्थात हम क्या कह सकते हैं, ऐसा आरएनए जो आनुवंशिक पदार्थ की तरह कार्य करता है, देखिए आनुवंशिक पदार्थ के तरह कार्य करता है, तो कहाँ मिलेगा, ऐसा कोई एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल है। देखिए जैसे उदाहरण अगर हम चेक करें तो हमारे पास आता है फॉर एग्जाम्पल वाउंड ट्यूमर वायरस में जो आरएनए होता है वो DS, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। और एक और आपने नाम सुना होगा राइस डवार्फ वायरस, ये भी डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। नेक्स्ट और कोई है, बहुत सारे हैं, रेट्रोवायरस है, रियो वायरस है, M13 है, ये सारे जितने भी वायरस हैं वो मोस्टली कैसे हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है। तो हम लिख लेते हैं कुछ के एग्जांपल हैं, जैसे रेट्रोवायरस है। आगे ये बात समझ में, आप इनको ध्यान रखिएगा। हालांकि जब वायरस बिंदु आएगा हम डिटेल में इसके डबल स्ट्रैंडेड सिंगल स्ट्रैंडेड, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, उन सब के बारे में बात करेंगे। फिलहाल आपको इतना पता होना चाहिए कि हम जेनेटिक आरएनए पढ़ना चाहते हैं, तो जेनेटिक आरएनए किधर मिलेगा वो हमें पता होना चाहिए। अब दूसरी बात करते हैं हम थोड़ी सी कि नॉन जेनेटिक आरएनए भी कहीं मिलता है, बिल्कुल नॉन जेनेटिक आरएनए भी मिलता है। आइए देखते हैं नॉन जेनेटिक आरएनए क्या होता है। दूसरा बिंदु आता है हमारे पास नॉन जेनेटिक आरएनए। नॉन जेनेटिक आरएनए आपको पता चल गया, ऐसा आरएनए जो आनुवंशिक पदार्थ की तरह कार्य नहीं करता। क्लियर है, ऐसा आरएनए जो आनुवंशिक पदार्थ की तरह कार्य नहीं करता,
नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है वो हैं जैसे mRNA, tRNA और rRNA। वो कौन से हैं? ये 3 हैं। mRNA मतलब मैसेंजर आरएनए, संदेशवाहक आरएनए, tRNA मतलब ट्रांसफर आरएनए मतलब स्थानांतरण आरएनए, और rRNA मतलब राइबोसोमल आरएनए। तो ये प्रकार किसके हैं? ये प्रकार नॉन जेनेटिक आरएनए के प्रकार है। और आज का वीडियो जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, हालांकि स्टार्ट तो हो चुका है, लेकिन जो मेन पॉइंट है हमारा, वो आज का वीडियो इस mRNA पर ही होने वाला है। किस पर होने वाला है बच्चों? इस mRNA पर ही होने वाला है। तो आप गौर से देखिएगा कि mRNA क्या होता है, mRNA किस तरह से बनता है। हालांकि इसके बारे में कुछ क्या काफ़ी नॉलेज आपको पता होगी। क्यों? क्योंकि हमने ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन पढ़ लिया है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे जो हमारा बिंदु है वो है mRNA। ये देखिए कौन सा है? mRNA। देखिए mRNA मतलब क्या हुआ? mRNA मतलब हुआ मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए मतलब संदेशवाहक आरएनए। संदेशवाहक का मतलब क्या होता है? संदेशवाहक वो होता है जो किसी और के संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाता है। तो mRNA यही काम करता है, मैसेज को लेकर जाता है, पहुंचाता है, सूचनाओं का प्रसारण करता है, पहुंचाने का काम करता है। तो देखते हैं mRNA क्या है। सबसे पहली बात आती है कि ये वर्ड किसने दिया? ये जो शब्द दिया, ये शब्द दिया था जैकब एवं मोनार्ड ने। किसने दिया था? जैकब एवं मोनार्ड ने। याद रखिएगा किसने दिया था बच्चों? ये शब्द जैकब एवं मोनार्ड ने दिया था। क्या शब्द? mRNA, मैसेंजर आरएनए। ये वर्ड किसने दिया था? जैकब और मोनार्ड ने। जो आरएनए का कुल प्रतिशत होता है, मात्रा अगर हम देखें एक कोशिका में, इसकी मात्रा कितनी होती है? तो मात्रा होती है लगभग 1 से लेकर 5%। 1 से लेकर 5%। कोशिका में जो कुल आरएनए होता है उसमें से mRNA की मात्रा कितनी होती है? 1 से लेकर 5% तक। ये थोड़ा वेरी कर सकता है, आपको 5 से 10 भी मिल सकता है, लेकिन वर्तमान में 105% आपको अधिकांशतः किताबों में देखने को मिलेगा। ये भी याद रखिएगा, मैंने आपको बता दिया है पुरानी किताबों में आपको 5 से 10% तक लिखा हुआ मिल सकता है। आगे देखते हैं, ये इसकी क्या हो गई? मात्रा हो गई। आगे देखते हैं इसका निर्माण कहाँ होता है। इसका निर्माण केंद्रक में होता है, या मैं कहूं केंद्रक द्रव्य में होता है। एक ही बात है, होता है। इसका निर्माण कहाँ होता है बच्चों? केंद्रक में या केंद्रक द्रव्य में होता है। अब देखिए, आप कहेंगे ये बातें हम पढ़ चुके हैं। कैसे पढ़ चुके हैं? क्योंकि हमने ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा है, अनुलेखन पढ़ा है। तो ये बातें हमने कही है ना, वहाँ पर हमने क्या ऐसा नहीं पढ़ा कि अनुलेखन की क्रिया केंद्रक में होती है, केंद्रक द्रव्य में होती है? ऐसा हमने नहीं पढ़ रखा है। और अनुलेखन से क्या बनता है? mRNA बनता है। तो हम ये तो कह रहे हैं कि इसका निर्माण केंद्रक द्रव्य में होता है। दूसरी चीज़ हम ये भी कह सकते हैं, इसका निर्माण अनुलेखन या जिसे क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है बच्चों? ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा होता है, अनुलेखन के द्वारा होता है। हमने पढ़ा है ना, डीएनए से आरएनए का निर्माण, या स्पेशली मैं कहूँ mRNA का निर्माण क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन कहलाता है। क्लियर? आगे चलते हैं। इसके मॉलिक्यूलर वेट की बात की जाए, आणविक भार की, अगर आणविक भार आपको चेक करना हो, अब ये याद रखिएगा, ये 1 से 5% क्या है? टोटल आरएनए है। कुल आरएनए में से जो mRNA का प्रतिशत होता है वो 1 से 5% होता है। आणविक भार की अगर आपकी बात देखें तो आपको ये देखने को मिलेगा 5 लाख डाल्टन से
10 लाख डाल्टन तक आपको ये देखने को मिलेगा। डाल्टन क्या? आणविक भार। आ गई बच्चों बात समझ में? ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम एमआरएनए के कुछ प्रारंभिक बिंदुओं के बारे में बात कर रहे हैं, और यहाँ पर सिर्फ जैकब और मोनार्ड के अलावा आपको कोई बात याद नहीं रखनी। याद क्यों नहीं रखनी? क्योंकि इन बातों को हमने अलग अलग स्थानों पर अच्छे से पढ़ रखा है। ये चीज़ें स्वतः दिमाग में फिट होती हैं। आप अगर इंडिविजुअली याद करने की कोशिश करेंगे तो आप प्रेशर में आ जाएंगे। इसलिए मेरे हिसाब से ऐसे कोई चीज़ नहीं है जो आपको याद रखने लायक है, क्योंकि बार बार हम पढ़ चुके हैं कि ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू एमआरएनए का निर्माण होता है। आगे बात समझ में? अनुलेखन के द्वारा निर्माण होता है, केंद्रक में होता है अनुलेखन, ऐसा हम पढ़ चुके हैं। आगे देखते हैं, आगे हम चलते हैं तो हमारे सामने आता है कि जो एमआरएनए होता है, ये एमआरएनए क्या या किस तरह से इसमें अनुलेखन के द्वारा इसका निर्माण होता है उसको चेक करना चाहते हैं। तो देखिए, पूरी अनुलेखन प्रक्रिया आपने पढ़ रखी है। उसी अनुलेखन प्रक्रिया में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम उठाकर यहाँ लिखना चाहते हैं कि किस तरह से इनका निर्माण होता है। आगे बात समझ में? बस हमें कुछ बिंदु हमें एमआरएनए के संदर्भ में स्पेशली याद रखने हैं, उन पे आपको फोकस करना है। तो देखिए, हमने अभी लिखा कि अनुलेखन के द्वारा होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्या है ये? देखिए, एमआरएनए को अगर हम चेक करें तो एमआरएनए को हमें पता है कि एमआरएनए अनुलेखन में या अनुलेखन के द्वारा निर्मित होता है, और अनुलेखन के बाद अनुवादन होता है। जो काम होता है एमआरएनए का, उसके आधार पर आपको क्या लगता है कि इसे क्या कह सकते हैं? तो मैं आपको बता दूं, ये जो काम करता है, ये क्या करता है? ये प्रोटीन निर्माण करने में सहायक होता है। और प्रोटीन निर्माण की अगर बात करें तो मेन कंपोनेंट यही है, मेन घटक यही है। अगर महत्ता की बात की जाए, हालांकि आपको पता है कि एमआरएनए है, टीआरएनए है, राइबोसोम है, अमाइनो एसिड्स हैं, ये सारे होते हैं। लेकिन अगर एमआरएनए की बात करें तो एमआरएनए को हम क्या कह सकते हैं? अगर आपसे कोई पूछे कि प्रोटीन संश्लेषण में कॉन्ट्रैक्टर की भूमिका कौन अदा करता है, तो एमआरएनए कॉन्ट्रैक्टर की भूमिका अदा करता है। क्या प्रोटीन बननी है, वो सारी सूचना किसमें निहित होती है? एमआरएनए में निहित होती है। किसमें? एमआरएनए में। इसलिए हम कह सकते हैं कि एमआरएनए को कॉन्ट्रैक्ट या ठेकेदार कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है? एमआरएनए को कॉन्ट्रैक्टर कहा जा सकता है। याद रखिएगा ये वर्ड, अगर कोई सामान्य भाषा में पूछ ले या कहीं तथ्यात्मक तरीके से आपको देखने को मिले तो एमआरएनए को क्या कहते हैं? एमआरएनए एमआरएनए क्या है? एमआरएनए एक कॉन्ट्रैक्टर है। क्या है बच्चों? एमआरएनए एक कॉन्ट्रैक्टर है। याद रखिएगा ये बात। और क्यों कॉन्ट्रैक्टर है? आपको पता है कॉन्ट्रैक्टर कौन होता है? जो किसी काम को करने का कॉन्ट्रैक्ट लेता है कि मैं इस काम को कंप्लीट कर दूंगा। तो एमआरएनए भी प्रोटीन संश्लेषण में प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया को या प्रोटीन निर्माण जो करना है उस काम को कॉन्ट्रैक्ट पे लेता है कि मुझे इतनी प्रोटीन बनानी है। क्योंकि आपको पता है कि प्रोटीन की श्रृंखला, या मैं कहूँ उस पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखला उतनी ही लंबी बनेगी जितनी एमआरएनए पर सूचना निहित है, उतनी ही बनेगी। दैट्स वाई एमआरएनए इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्टर। क्लियर है? देखिए, आगे चलते हैं। अब हमें जो देखना है स्पेशली वो एमआरएनए के स्ट्रक्चर देखनी है कि एमआरएनए किस तरह का होता है। तो देखिए, एमआरएनए किस तरह का होता है। देखिए, एमआरएनए को देखते हैं। ये देखिए, मान के चलिए कि ये एक एमआरएनए है। ये क्या है? एक एमआरएनए। और एमआरएनए जब ये है तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर भी देखने को मिलेगी। इधर भी ऐसे स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी आपको। अब देखते हैं कि ये क्या क्या हैं और किस तरह से बने हुए हैं और क्या काम करते हैं। देखिए, अच्छे से समझिएगा बच्चों, बहुत आसान है, बहुत आसान है। देखना क्या क्या है।
देखिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि mRNA एकल रज्जु के होता है। mRNA क्या होता है? एकल रज्जु के होता है। और mRNA अल्पजीवी होता है, शॉर्ट लिव्ड होता है। क्यों? क्योंकि कुछ अनुवादन प्रक्रियाओं में भाग लेने के बाद में mRNA नष्ट हो जाता है। mRNA क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। mRNA पर पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला निर्माण के लिए सूचना निहित होती है। ये बातें आपको पता हैं और होनी चाहिए, अगर नहीं है तो अभी कर लीजिए इन बातों को पता। mRNA एकल रज्जुकीय होता है, यानी कि वो हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है। दूसरी चीज़, ये अल्पजीवी होता है, अर्थात कुछ अनुवादन की प्रक्रियाओं में भाग लेने के बाद या कुछ अनुवादन होने के पश्चात mRNA नष्ट हो जाता है। क्लियर है? देखिए, तो mRNA को अगर हम देखते हैं तो mRNA की जो दिशा होती है वो कैसे होती है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। क्या होती है बच्चों? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ये तो इसकी डायरेक्शन हो गई। ठीक है बच्चों। दूसरी बात, mRNA पर ये जो भाग होता है 5 प्राइम, या मैं कहूँ 5 डैश एंड या 5 प्राइम एंड, 5 डैश सिरे की तरफ का जो भाग होता है, यहाँ पर इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं, या मैं कहूँ यहाँ पर जो होता है वो होता है इनिशिएशन कोडोन। इनिशिएशन कोडोन, या जिसे क्या कहते हैं? प्रारंभन कूट, वो यहाँ पर होता है। और जो प्रारंभन कूट होता है वो कौन होता है? आपको पता है, वो AUG होता है। ऐसा हम पढ़ चुके हैं, ये पढ़ चुके हैं। बताइए, मैंने कोई नई बात की? बिल्कुल बात नहीं की, क्योंकि हम ऐसा पढ़ चुके हैं। ये भी पढ़ चुके हैं कि ये इस तरफ पाया जाता है। इधर देखते हैं 3 डैश एंड की तरफ देखें या 3 प्राइम एंड की तरफ देखते हैं, तो यहाँ पर जो होता है वो कौन होता है? यहाँ पर पाए जाते हैं टर्मिनेशन कोडोन। टर्मिनेशन कोडोन। टर्मिनेशन कोडोन, या जिसे हम क्या कह सकते हैं? जिसे हम समापन कारक कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? समापन कारक। और आपको पता है ये समापन कारक कौन होते हैं? UAA, UAG और UGA। याद रखिएगा ये बात। ये कौन है? ये समापन कारक है, ये प्रारंभन कारक है। आपको पता है मैथ्योनिन को और फॉर्माइल मैथ्योनिन को कोड करने का काम करता है यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में। ये समापन कोडोन होते हैं, किसी को कोड नहीं करते, अनुवादन की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। ऐसा हम डिटेल में अच्छे से बात कर चुके हैं। क्लियर है? लेकिन हम ये देखना चाहते हैं कि ये क्या है। आपको पता होना चाहिए कि ये जो होता है यहाँ पर क्या होता है? इसके 5 डैश एंड पर मिथाइल, या मैं कहूँ मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, या जिसे हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट की क्या पाई जाती है? कैपिंग पाई जाती है। क्या पाई जाती है बच्चों? कैपिंग। कैप पाई जाती है। क्या पाई जाती है? होने को कैप होती है, जिस प्रक्रिया को कैपिंग कहते हैं, याद रखिएगा। ये कैप होती है, ठीक है, या इसको हम ऊपर लिख देते हैं, ये कैप है। कैप का मतलब क्या है? कैप का मतलब ये है कि यहाँ पर 7 मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट मिलती है, और इस प्रक्रिया को, इसके एडिंग को क्या कहते हैं? कैपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? कैपिंग कहते हैं। याद रखिएगा, हमारे लिए काम की बात है ये, ठीक है। इसी तरह उधर जो हिस्सा होता है जो 3 डैश प्राइम की तरफ है, या वो 3 डैश एंड की तरफ है, या 3 प्राइम एंड की तरफ है, इसे बोलते हैं टेल। इसे क्या बोलते हैं? टेल। टेल पे क्या होता है? टेल पे पोली एडिनाइलिक एसिड, या मैं कहूं पोली एक की चेन पाई जाती है। ये देखिए, ये लगभग 200 से 300 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जो यहाँ पर स्थित होते हैं। ये टेल की तरफ मिलते हैं और ये इसके प्रारंभिक सिरे की तरफ, यानी कि मैं कहूँ कि 7 मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट किधर देखने को मिलती हैं?
5 एंड की तरफ देखने को मिलती है, जबकि टेल या टेलिंग या जिसे पॉली एडिनाइलिक टेल कहा जाता है ये आपको 3 प्राइम की तरफ या 3 डैश एंड की तरफ देखने को मिलेगी। देखिए इनका काम क्या होता है, अगर इनके काम की बात करें तो ये दोनों की दोनों यानी कि 5 डैश और 3 डैश एंड को एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम से बचाती हैं। क्या करती हैं ये दोनों की दोनों एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम से बचाती हैं। किसे? एमआरएनए को बचाती हैं। किसे बचाती हैं? एमआरएनए को बचाती हैं। याद रहेगी बात। और बीच का जो रीजन आपको दिखाई दे रहा है ये कोडिंग रीजन है। ये कौन है? कोडिंग रीजन है। कोडिंग रीजन, कोडिंग क्षेत्र है ये पूरा का पूरा। ये कौन है? कोडिंग रीजन है या कोडिंग क्षेत्र है। अभी देखिए आपके दिमाग में आ रहा होगा कि कुछ बच्चे जानते होंगे एक्सोन इंट्रोन, अभी हमने इंडीज वाली बात नहीं की। अभी हम इंडीज वाली बात करेंगे तब एक्सोन और इंट्रोन भी क्लियर कर देंगे, ठीक है। हालांकि ऐसी पहले बात हम कर चुके हैं लेकिन फिर भी अभी दोबारा से हम कर लेंगे, इसके लिए आप पेशेंस बनाए रखें। फिलहाल हम एक ओवरऑल और कंप्लीट बात करना चाहते हैं कि एमआरएनए के स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, क्या काम करती है। तो फिलहाल हमने ये बात की कि एक केंद्रक द्रव्य में बनता है, एकल रज्जु की होती है, इसकी दिशा 5 डैश टू 3 डैश एंड होती है। इसकी दिशा कौन सी होती है? 5 डैश से 3 डैश एंड की तरफ होती है। इसमें 5 डैश एंड की तरफ जो पाया जाता है वो कोडोन एयूजी होता है, जिसे प्रारंभिक कोडोन कहते हैं। ये अनुवादन की प्रक्रिया को प्रारंभ करता है, जबकि इसके 3 डैश एंड की तरफ या 3 प्राइम एंड की तरफ जो देखने को मिलता है वो टर्मिनेशन कोडोन पाए जाते हैं। वो टर्मिनेशन कोडोन कौन कौन है? UAA, UAG और UGA आपके सामने लिखे हुए हैं। और ये श्रृंखला यानी कि मैं कहूँ अनुवादन को क्या कर देते हैं? रोक देते हैं। अनुवादन रुक जाता है, समापन करते हैं, इसलिए इन्हें निरर्थक कोडोन, ओक्रे, अंबर ओपेल भी कहा था। ये सारी बातें आपको पता है। 5 डैश एंड की तरफ प्रारंभिक सिरे पे क्या पाया जाता है? एक कैप पाई जाती है। ये कैप 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट की बनी होती है। इस प्रक्रिया को कैपिंग कहा जाता है और ये एमआरएनए के 5 डैश एंड को एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम से बचाती है। इसी प्रकार इसके 3 डैश एंड की तरफ या 3 प्राइम एंड की तरफ क्या मिलता है? पॉली ए टेल पाई जाती है, पॉली ए पूंछ पाई जाती है, जिसमें पॉली एडिनाइलिक एसिड के 200 से 300 न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर अवस्थित होते हैं, पाए जाते हैं। ये भी एमआरएनए के 3 डैश प्राइम को या वो 3 डैश एंड को या 3 प्राइम एंड को एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम से बचाने का काम करते हैं। ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। बीच में जो आपको दिखाई दे रहा है ये कोडिंग रीजन है, यानी कि कोडिंग क्षेत्र है जिसका अनुवादन होना है। जिसका क्या होना है? अनुवादन होना है। अभी सिर्फ हमने एक नॉर्मल स्तर पर बात की है कि एमआरएनए पर क्या देखने को मिलता है, क्या नहीं पाया जाता। आई थिंक ये आपको पता होगा। आगे चलते हैं, कुछ बातें हम पीछे लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि एमआरएनए क्या होता है? एमआरएनए एकल रज्जुकी होता है। एकल रज्जुकी होता है। एकल रज्जुकी होता है। दूसरा, एमआरएनए 5 प्राइम टू 3 प्राइम दिशा में होता है। दिशा में होता है। नेक्स्ट, एमआरएनए पर प्रोटीन निर्माण हेतु आनुवंशिक सूचनाएं निहित होती हैं। देखिए ये बहुत सामान्य बिंदु है जो आपको याद होने चाहिए। बाकी हमने जितनी भी बातें की हैं वो इस स्लाइड में आपके सामने लिखी हुई हैं। अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं बेशक नोट डाउन कर सकते हैं। मैं बिल्कुल स्लोली एक बार वापस रिपीट करके बता देता हूँ। एमआरएनए एकल रज्जु की होता है, ये बात कर चुके हैं। दिशा के बारे में बात कर चुके हैं। एमआरएनए के 5 डैश एंड की तरफ या 5 प्राइम एंड की तरफ इनिशिएशन कोडोन पाया जाता है, जिसे प्रारंभन कूट कहते हैं, जो एजी होता है, जो अनुवादन की प्रक्रिया को प्रारंभ करने का काम करता है। इसी प्रकार से 3 डैश एंड की तरफ क्या पाया जाता है? टर्मिनेशन कोडोन पाए जाते हैं, जिन्हें समापन कारक कहते हैं, जो क्रमशः UAA, UAG और UGA होते हैं। ये किसी भी अमीनो अम्ल को कोड नहीं करते, अतः अनुवादन की प्रक्रिया को ये समाप्त कर देते हैं। एमआरएनए के 5 प्राइम एंड की तरफ या 5 डैश एंड की तरफ क्या देखने को मिलता है? कैप पाई जाती है। ये कैप 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट की बनी होती है।
इस प्रक्रिया को कैपिंग कहा जाता है और यह mRNA के 5' एंड को या 5' एंड को एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम से बचाती है। इसी प्रकार से mRNA के 3' एंड की तरफ या 3' एंड की तरफ एक पॉली ए टेल पाई जाती है, मतलब एक पूंछ पाई जाती है जो किसकी बनी होती है, ए की बनी होती है। ये क्या है, एक्चुअली ये पॉली एडिनाइलिक एसिड की चेन होती है जो लगभग 200 से 300 न्यूक्लियोटाइड रेजिड्यू की बनी होती है। क्लियर है, ये भी mRNA के 3' एंड को या 3' एंड को एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम से बचाती है। क्लियर है, आई थिंक यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। देखिए आगे देखते हैं, आगे हमारे लिए क्या सूचना है। देखिए आगे हमारे लिए सूचना है कि हम ये जानना चाहते हैं कि mRNA जो होता है वो भी अलग अलग प्रकार का होता है क्या? बिल्कुल अलग अलग प्रकार का होता है। mRNA की बात करते हैं। mRNA को हम दो भागों में बांट सकते हैं, दो भागों में बांट सकते हैं। एक mRNA जिसे आप पॉलीसिस्टोनिक mRNA कहते हैं, पॉलीसिस्ट्रोनिक mRNA कहते हैं। ये पॉलीसिस्टोनिक mRNA कौन होता है? ऐसा mRNA जिसमें एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनाने की सूचना निहित हो। ये मोस्टली किस में देखने को मिलता है? अगर आपको इसका एग्जाम्पल देखना है तो ये प्रोकैरियोट्स में मिलते हैं। पॉलीसिस्टोनिक mRNA किस में देखने को मिलते हैं? प्रोकैरियोट्स में देखने को मिलते हैं बच्चों। किस में? प्रोकैरियोट्स में। क्या है ये इसका एग्जाम्पल है। इसी प्रकार से जो दूसरा होता है उसे कहते हैं हम मोनोसिस्ट्रोनिक RNA। ये मोनोसिस्टोनिक RNA क्या होता है? ऐसा RNA जिसमें केवल एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनाने की सूचना निहित हो। इसका एग्जाम्पल अगर हमें चेक करना हो तो ये किस में देखने को मिलता है? यूकैरियोट्स में देखने को मिलता है। किस में देखने को मिलता है? यूकैरियोट्स में देखने को मिलता है। देखिए अब आपके समझ में आ रहा होगा कि ये सिस्टोनिक क्या है, सिस्टोन क्या है। इसकी बात कर रहे हैं हम, सिस्टोन की। तो मैं आपको बता दूं, सिस्टोन जो है, ये डीएनए की संरचनात्मक इकाई होती है। क्या होती है? संरचनात्मक इकाई होती है। इसके बारे में बात करेंगे आगे। देखिए सिमूर बेंजर नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने डीएनए के कुछ खंडों, कुछ सेगमेंट्स के बारे में बात की थी, जिनमें से प्रमुख जो खंड उनके बारे में आपको बता दूं, जैसे सिस्टोन है, रेकॉन है, म्यूटोन है। यानी कि डीएनए का वह भाग जो संरचनात्मक जिससे डीएनए से mRNA बनता है उसे सिस्टोन कहते हैं। डीएनए का वह भाग जिसमें रिकॉम्बिनेशन, पुनर्योजन की क्षमता पाई जाती है उसे रेकॉन कहते हैं। डीएनए का वह भाग जिसमें उत्परिवर्तन की क्षमता पाई जाती है, जो उत्परिवर्तित होता है, उसे म्यूटोन कहा जाता है। ये बातें आगे कर लेंगे। किसने बताया था इसके बारे में? सिमूर बेंजर नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसके बारे में बताया था। फिलहाल मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि मोनोसिस्टोनिक RNA किस में देखने को मिलता है? यूकैरियोट्स में देखने को मिलता है। जबकि पॉलीसिस्टोनिक mRNA किस में देखने को मिलता है? प्रोकैरियोट्स में देखने को मिलता है। आपको ये भी पता होना चाहिए। और ये क्या है, ये मैंने आपको दोनों अच्छे से बता दिए हैं कि ऐसा RNA जिसमें केवल एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनाने की सूचना नहीं, तो उसे मोनोसिस्टोनिक कहते हैं। और यूकैरियोट्स में ऐसा ही देखने को मिलता है। ऐसा mRNA
जिसमें एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनाने की सूचना निहित हो उसे क्या कहते हैं? पॉलीसिस्टोनिक। यानी कि सिंपल भाषा में बोलूँ, इसमें एक सिस्टोन है, इसमें एक से अधिक सिस्टोन है। देखिए क्या है ये सिस्टोन, आप ये मान के चलिए कि फॉर एग्जांपल मैं समझाने के लिए एक बार बता देता हूँ। आप ये मान के चलिए कि कुछ इस तरह से, क्या है ये? डीएनए है। ये क्या है बच्चों? डीएनए। ये तो देखिए डीएनए का ये भाग अनुवादित हो रहा है, जस्ट सपोज ये भाग अनुवादित हो रहा है, आई मीन अनुलेखित हो रहा है, सॉरी। तो ये कुछ इस तरह से अनुलेखन हो गया। ये अनुलेखन हो गया तो ये भाग यहाँ से लेकर यहाँ तक ये अनुलेखित हुआ है। तो इस भाग को क्या कह सकते हैं हम? इस भाग को सिस्टोन कह सकते हैं। इस भाग को क्या कह सकते हैं? इस भाग को सिस्टोन कह सकते हैं। मैं आपको ये भी बता दूं, सिस्टोन एक तरह से जीन के समतुल्य ही होता है। किसके समतुल्य होता है? जीन के समतुल्य होता है। कौन? सिस्टोन। और सिस्टोन क्या होता है मैंने आपको बता दिया, इट इज़ ए स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ डीएनए। यह डीएनए की संरचनात्मक इकाई होती है। क्लियर है? आपको समझ में आ गया होगा कि सिस्टोन का मतलब क्या है। आइए आगे चलते हैं। अब हम ये बात करना चाहते हैं कि एमआरएनए बना, हमें अच्छे से ये भी पता है, देखिए हमें अच्छे से ये पता है कि डीएनए होता है, डीएनए होता है। डीएनए से क्या बनता है? डीएनए से एमआरएनए बनता है, और एमआरएनए से जो बनती है वो कौन होती है? प्रोटीन बनती है। ऐसा हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, ये मुझे बार बार बताने की नीड बिल्कुल भी नहीं है। और डीएनए से एमआरएनए बनाने की प्रक्रिया को आपको पता है, आप लोग ट्रांसक्रिप्शन के नाम से जानते हैं, जबकि एमआरएनए से प्रोटीन बनाने की प्रक्रिया को आप ट्रांसलेशन के नाम से जानते हैं, अनुवादन के नाम से जानते हैं, उसे अनुलेखन के नाम से जानते हैं। अच्छे से हम पढ़ चुके हैं कि ये क्या होते हैं, डिटेल्ड स्टडी इनके बारे में हम प्राप्त कर चुके हैं। तो मैंने आपको यही तो कहा, एमआरएनए वो स्ट्रक्चर है, वो संरचना है जिसमें आनुवंशिक सूचनाएं निहित होती हैं। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनाने के लिए सूचनाएं निहित होती हैं। हम ऐसे भी कह सकते हैं, क्या एमआरएनए वह संरचना होती है या एमआरएनए पर पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन बनाने के लिए सूचनाएं निहित होती हैं। तो इससे हम क्या कह सकते हैं? बिल्कुल हम ये कह सकते हैं कि एमआरएनए पर पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनाने के लिए सूचनाएं निहित होती हैं। ये तो बात हो गई किसकी? एमआरएनए के बारे में हमने बात कर ली कि इसमें सूचनाएं किस तरह से निहित होती हैं। आगे चलते हैं। आगे चलें उससे पहले हमें एक बात और देखनी पड़ेगी। एक शब्द हम कई बार देखते हैं, क्या? हम एक शब्द देखते हैं स्प्लिट जीन। हम क्या देखते हैं बच्चों? स्प्लिट जीन। आपने ये शब्द देखा होगा, स्प्लिट जीन, या जिसे क्या कहते हैं? विभक्त जीन। इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था? या मैं कहूं खोज किसने की थी? इसके बारे में खोज की थी एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था फिलिप शार्प। क्या नाम था बच्चों? फिलिप शार्प। साथ में वैसे मेन जो नाम देखने को मिलेगा वो फिलिप शार्प ही देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ जगह आपको एक नाम और साथ देखने को मिल सकता है, फिलिप शार्प एंड रॉबर्टिस। कौन सा? फिलिप शार्प एवं रॉबर्टिस। आपको लेकिन फिलिप शार्प याद रखना है, ये भी आप याद रख लीजिएगा, और रॉबर्टिस। और 1993 में, अप्रोक्स 1993 में इस चीज़ के लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था, स्प्लिट जीन। अब देखिए, जिसे विभक्त जीन बोल रहे हैं, सामान्यतः यूकैरियोट्स में
यूकेरियोट्स में स्प्लिट जीन पाए जाते हैं या विभक्त जीन पाए जाते हैं, विभक्त जीन पाए जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे सामान्यतः वर्ड क्यों लिखा है। देखिए सामान्यतः वर्ड इसलिए लिखा है, मैं सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, वो काफ़ी गहराई वाली बात है। कुछ ऐसे होते हैं जो नॉन स्प्लिट नहीं होते, वो स्प्लिट नहीं होते, नॉन स्प्लिट होते हैं। कहने का मतलब ये स्प्लिट विभक्त और नॉन अविभक्त का मतलब अभी आपको थोड़ी देर में पता लग जाएगा कि स्प्लिट का मतलब क्या है, नॉन स्प्लिट का मतलब क्या है। हालांकि दिमाग में विभक्त के नाम से ऐसी चीज़ आपके चल रही होगी कि विभक्त मतलब बटा हुआ और अविभक्त मतलब जो बटा हुआ नहीं है। तो स्प्लिट जीन की बात हम कर रहे हैं कि यूकेरियोट्स में सामान्यतः देखने को मिलता है। सामान्यतः क्यों, मतलब पूर्ण रूप से नहीं मिलता, मतलब ये ऐसा नहीं है कि सभी मतलब सभी जगह ये स्प्लिट जीन हो, ऐसा इसलिए नहीं है। देखिए एक होती है हिस्टोन प्रोटीन, आप अच्छे से जानते हैं, इंटरफेरॉन होते हैं, ये ऐसी स्ट्रक्चर्स हैं जो नॉन स्प्लिट होती है, ये इनका फॉर्मेशन नॉन स्प्लिट जीन से होता है, हम इस तरह से कह सकते हैं। नॉन स्प्लिट जीन से इनका क्या होता है, फॉर्मेशन या निर्माण होता है, इसलिए हमने वर्ड जोड़ा इसमें। सामान्यतः मतलब मोस्टली नॉन स्प्लिट यूकेरियोट्स में, वो स्प्लिट जीन यूकेरियोट्स में देखने को मिलती हैं, जबकि प्रोकैरियोट्स में प्रोकैरियोट्स में नॉन स्प्लिट जीन होते हैं। हालांकि ये बात अच्छी है, आपको ये पता होना चाहिए कि विभक्त जीन की उपस्थिति आरएनए वर्ल्ड की प्रभुता के बारे में या आरएनए वर्ल्ड की मतलब इसकी संपन्नता के बारे में बताती है कि आरएनए वर्ल्ड कितना बड़ा है। क्लियर। अब ये क्या है वो अभी देख लेते हैं हम कि नॉन स्प्लिट जीन कहाँ देखने को मिलते हैं, प्रोकैरियोट्स में देखने को मिलते हैं, जबकि स्प्लिट जीन किस में देखने को मिलते हैं, यूकेरियोट्स में देखने को मिलते हैं। ये भी आपको पता चल जाना चाहिए। आगे देखते हैं क्या है ये। देखिए ऐसी बात हम पहले भी कर चुके हैं। क्या कर चुके हैं, हम ये बात पहले कर चुके हैं कि जो यूकेरियोट्स होते हैं उनमें डीएनए से या डीएनए का जब अनुलेखन होता है तो उससे एमआरएनए का निर्माण होता है, और एमआरएनए का जो निर्माण होता है वो प्रारंभिक समय में बिल्कुल भी नहीं होता, उससे पहले एचएनआरएनए बनता है, प्री एमआरएनए बनता है। परिपक्व एमआरएनए का प्रीकर्सर भी इसे कहते हैं, पूर्वगामी इसे कह सकते हैं। क्या, देखिए प्रोकैरियोट्स में अनुलेखन से एमआरएनए बनता है या एमआरएनए का निर्माण होता है, एमआरएनए का निर्माण होता है। लेकिन यूकेरियोट्स में अनुलेखन पश्चात परिपक्व एमआरएनए ना बनकर एचएनआरएनए का निर्माण होता है। अब ये एचएनआरएनए क्या है उसे देखते हैं। देखिए अब हमारे पास बिंदु क्या आ गया, एचएनआरएनए। देखिए एचएनआरएनए का मतलब क्या है, एचएनआरएनए का मतलब है हेटेरो न्यूक्लियर आरएनए। इसे विषमांगी आरएनए भी कहते हैं, विषमांगी आरएनए भी कह सकते हैं। इसका मतलब क्या है, देखिए इस आरएनए में ये मिलता किसमें, यूकेरियोट्स में मिलता, किसमें है, मोस्टली यूकेरियोट्स में, सामान्यतः यूकेरियोट्स में।
यूकैरियोट्स में। इसमें दो भाग पाए जाते हैं, दो भाग पाए जाते हैं। कौन कौन से? पहला जिसे कहते हैं एक्सोन। एक्सोन का मतलब होता है एक्सप्रेस्ड सीक्वेंसेस। सीक्वेंसेस यानी कि ऐसे अनुक्रम जो अपने आप को क्या करते हैं, वो व्यक्त करते हैं, या जिन्हें मैं क्या कह सकता हूं, कोडिंग अनुक्रम, कोडिंग सीक्वेंस। क्लियर? दूसरे जो होते हैं उन्हें बोलते हैं इंट्रोन्स। इंट्रोन्स का मतलब होता है इंटर विनिंग सीक्वेंस। क्या मतलब होता है? इंटरवीनिंग सीक्वेंसेस यानी कि नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस, नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस या नॉन कोडिंग अनुक्रम। ये किसकी बात की हमने? ये एचएनआरएनए की बात की कि इसमें इस तरह से दो प्रकार के क्या मिलते हैं, भाग देखने को मिलते हैं। इसीलिए तो हम इसे क्या कह रहे हैं, इसीलिए हम इसे कह रहे हैं विभक्त जीन। क्या कह रहे हैं बच्चों? विभक्त जीन। देखिए आप अच्छे से समझना इस चीज को। ये एक क्या है, मान के चलिए कि एक आरएनए है। क्या है, कैसे है, देखते हैं अभी। ये एक आरएनए है और इस आरएनए में कुछ इस तरह से क्या देखने को मिलती है? इंट्रोन्स। ये कौन है बच्चों? 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 इंट्रोन्स। क्लियर है? ये कौन है? एक्सोन्स। ये कौन है? एक्सोन्स। ये कौन है? एक्सोन्स। ये कौन है? एक्सोन्स। आ गई बात समझ में? अब इस तरह से जब एक एमआरएनए में दो भाग पाए जाते हैं, इसलिए इसे बोला जाता है स्प्लिट जीन, विभक्त जीन, जिसके बारे में फिलिप शार्प और रॉबर्टिस ने बताया था। ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। क्लियर है? आ गई बात समझ में? तो इसलिए ये कैसा है? स्प्लिट जीन। या इसे क्या कह सकते हैं? इसे एचएनआरएनए कह सकते हैं। इसे क्या कह सकते हैं? एचएनआरएनए कह सकते हैं। ठीक है? क्लियर है? इसे और क्या कह सकते हैं? इसे परिपक्व एमआरएनए का, परिपक्व एमआरएनए का पूर्वगामी कह सकते हैं। प्रीकर्सर, पूर्वगामी कह सकते हैं। ठीक है बच्चों? अब इसमें क्या होता है, यहां पर एक प्रक्रिया होती है जिसे कहा जाता है आरएनए स्प्लाइसिंग। आरएनए स्प्लाइसिंग। आरएनए स्प्लाइसिंग का मतलब क्या होता है? आरएनए स्प्लाइसिंग को आप कुछ इस तरह से कैसे समझ सकते हैं कि रिमूवल ऑफ इंट्रोन्स, मतलब अव्यक्तिक या मैं कहूं नॉन कोडिंग सीक्वेंस को हटाने की प्रक्रिया। क्या? नॉन कोडिंग सीक्वेंस को हटाने की प्रक्रिया आरएनए स्प्लाइसिंग कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? एचएनआरएनए में से, या मैं कहूं कि हेटेरो या विषमांगी आरएनए में से इंट्रोन्स जो कि क्या होते हैं? नॉन कोडिंग सीक्वेंस होते हैं, उनको हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आरएनए स्प्लाइसिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? आरएनए स्प्लाइसिंग कहलाती है। क्लियर है? अब आप देखिए, अगर इनमें से किसको हटा दिया जाए, इनमें से सभी इंट्रोन्स को हटा दिया जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास क्या आ जाएगा? ये परिपक्व क्या देखने को मिलेगा हमें?
ये क्या है, ये परिपक्व mRNA है, ये फाइनल mRNA है। क्लियर है? ये प्रोसेस्ड mRNA है। देखिए इसे क्या कहते हैं, इसे आपको कई बार एक वर्ड देखने को मिलेगा हिंदी में, आरएनए समबंधन। आरएनए स्प्लाइसिंग को क्या कहते हैं, आरएनए संबंधन। क्यों? देखिए इसमें क्या होता है कि जितने भी एक्सोन्स हैं वो क्या होते हैं, पास पास में आ जाते हैं। दैट्स वाई दिस इज ए आरएनए स्प्लाइसिंग या आरएनए संबंधन कहलाती है। एक शब्द और आपको देखने को मिलेगा, SNRNP। ये SNRNP क्या है ये मैं आपको बता दूं, स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। याद रखिएगा, इसे स्नर्प के नाम से भी देखने को मिलेगा आपको, स्नर्प, ये शब्द भी याद रखिएगा, इसी को बोलते हैं। ये क्या होती है, ये वो प्रोटीन होती है जो आरएनए स्प्लाइसिंग की प्रक्रिया में एक्सोन्स को हटाने में मदद करती है। विभिन्न प्रोटीन्स के साथ मिलकर हटाने में क्या करती है, मदद करती है। किसको, सॉरी, इंट्रॉन्स को हटाने में मदद करती है, इंट्रॉन्स को हटाने में मदद करती है, एक्सोन्स को नहीं, क्योंकि हमें पता है एक्सोन्स क्या है, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस है। तो आप इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। SNRNP क्या होता है और स्नर्प क्या होता है, प्रोसेस्ड mRNA क्या होता है, mRNA संबंधन क्या है, आरएनए का या मैं कहूँ परिपक्व mRNA का प्रीकर्सर या पूर्वगामी किसे कहते हैं, तो आप ये समझ सकते हैं। और ये किस में देखने को मिलते हैं, हम ये बात किस में कर रहे हैं, यूकैरियोट्स में। किस में बात कर रहे हैं बच्चों, यूकैरियोट्स में। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, किस में बात कर रहे हैं, यूकैरियोट्स में। ये आप अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। इसीलिए मैंने इन चीज़ों को उसमें शामिल नहीं किया था, वहाँ पर हम ओवरऑल बात कर रहे थे, इसलिए मैंने कहा था कि स्प्लिट जीन क्या होता है आपको अच्छे से पता लग जाएगा। स्प्लिट जीन ये होता है जिसमें एक्सोन और इंट्रॉन्स होते हैं। क्लियर है? फिलहाल हमारे लिए यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि एक्सोन कौन होते हैं और इंट्रॉन कौन होते हैं। देखिए इसे हम कुछ डायग्राम्स के थ्रू भी समझ सकते हैं। देखिए इसमें अगर हम देखते हैं तो ये जीन है, आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है। ये सारे के सारे कौन है, एक्सोन है। ये एक्सोन है, ये एक्सोन है, ये एक्सोन है, ये एक्सोन है। और ये कौन है, ये इंट्रॉन है, आपको पता है। ये इंट्रॉन है, ये इंट्रॉन है। अब देखिए ट्रांसक्रिप्शन होता है, क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है। तो अब ये ट्रांसक्रिप्शन एक्चुअली जो हो रहा है इसमें, ये प्रमोटर है, ये सारी बातें आप देख लीजिए। हम इसको भी अगर चेक करें तो इसमें भी ये आपको कौन देखने को मिलेगा, ये एक्सोन है, ये एक्सोन है, ये एक्सोन है, ये एक्सोन है। ये जो भी बना है वो ट्रांसक्रिप्शन के बाद में बना है। किससे बना है, ट्रांसक्रिप्शन के बाद में बना है। ट्रांसक्रिप्शन अनुलेखन के बाद में बना है, ये आपको अच्छे से पता है। और इसमें ये कौन है, ये इंट्रॉन्स हैं। ये कौन है, इंट्रॉन्स हैं। ये मैं पीछे भी समझा चुका हूँ। ये कौन है बच्चों, इंट्रॉन्स है। अब आरएनए स्प्लाइसिंग होगी, मतलब रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स होगा। और रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स के लिए किसकी नीड होती है, स्प्लाइसियोसोम की नीड होती है। दूसरी चीज़ आप ये भी कह सकते हैं कि SNRNP वो प्रोटीन होती है जो अन्य प्रोटीन्स के साथ मिलकर इंट्रॉन्स को HNRNA से हटाने का काम करती है, विषवांगी RNA से हटाने का काम करती है। कौन, SNRNP। और SNRNP का मतलब है स्मॉल न्यूक्लियो या न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। ये अन्य प्रोटीन्स के साथ मिलकर करती है। इसे स्नर्प के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, स्नर्प के नाम से भी जाना जाता है। देखिए अब ये सारे रेड कलर के जितने भी थे इंट्रॉन्स वो सारे हट गए और फाइनल में हमारे पास ये आ गया mRNA। ये परिपक्व mRNA है, ये प्रोसेस्ड mRNA है, ये संसाधित mRNA है, ये मैच्योर mRNA है। और ये आपको मोस्टली यूकैरियोट्स में ही देखने को मिलेगा। क्लियर है? इसके बाद में ये ट्रांसलेशन में भाग लेगा और प्रोटीन का निर्माण हमारे पास यहाँ हो जाएगा। अब बड़ा आसान है। दूसरा देखिए नेक्स्ट डायग्राम है, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। ये NCERT का डायग्राम है, अच्छे से हम देख चुके हैं। देखिए ये कौन है, ये DNA है। DNA में ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है तो हमारे पास ये क्या प्राप्त हो रहा है, हमारे पास ये RNA की प्राप्ति हो रही है।
चूंकि ये ट्रांसक्रिप्शन जो हमें दिखाई दे रहा है ये यूकैरियोट्स में हो रहा है, इसलिए जो ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो बनता है mRNA वो परिपक्व mRNA ना होकर hnRNA या विषमांगी mRNA होता है। यानी कि ऐसा आरएनए जिसमें इंट्रॉन्स भी है और एक्सॉन्स भी है। एक्सॉन्स कौन होते हैं? जो कोडिंग सीक्वेंस होते हैं, जो काम के सीक्वेंस होते हैं, काम के अनुक्रम होते हैं, और इंट्रॉन्स वो होते हैं जो काम के नहीं होते, या मैं कहूँ नॉन कोडिंग सीक्वेंस होते हैं। बेटर वर्ड कोडिंग एंड नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस हैं। एक्सप्रेस्ड और इंटरवीनिंग सीक्वेंस ये इनका फुल फॉर्म है, अगर आप जानना चाहें तो। क्लियर है? तो हमारे पास ये फाइनली ये mRNA अनुलेखन के जस्ट बाद में प्राप्त होता है, लेकिन इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर स्थान स्थान पर ये क्या दे रखा है, ये जो दे रखे हैं ये इंट्रॉन्स दे रखे हैं। इंट्रॉन्स मतलब नॉन कोडिंग सीक्वेंस। तो अब क्या होता है, आरएनए स्प्लाइसिंग की प्रक्रिया होगी, और आरएनए स्प्लाइसिंग में देखिए ये जो ब्राउन कलर के थे इन सब को बाहर निकालने की तैयारी की जा चुकी है। जैसे इनको बाहर निकालेंगे हमारे पास फाइनली क्या आ जाएगा, एक प्रोसेस्ड एमआरएनए, परिपक्व एमआरएनए प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है? ये प्रक्रिया मोस्टली किस में देखने को मिलती है? यूकैरियोट्स में ही देखने को मिलती है। ये पोली ए क्या है, ये MG-PP क्या है, इन सब के बारे में हम बात कर चुके हैं। तो इस प्रकार आज के वीडियो में हमने केवल और केवल किसके बारे में बात की? mRNA के बारे में बात की। नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो tRNA और RNA पर होगा। आई होप आपको mRNA से संबंधित सभी बातों का ज्ञान हुआ होगा, या आज तक जितने भी कन्फ्यूज़न थे वो भी दूर हुए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आपको पता है आप ऐप में क्वेरी डाल सकते हैं, और अगर ऐसी चीज़ जो समझ ना आए तो वीडियो को बार बार बैक जाकर देख सकते हैं, वीडियो आपके पास अवेलेबल रहेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।